Hello everyone, welcome to Defense Sadhana. In this video, we will cover. Hello everyone, welcome to Defense Sadhana. In this video, we will cover the current affairs of May 2022, and this video is useful for CAPF Assistant Commandant, CDS and NDA. अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, पिछला वीडियो जैसे कि अप्रैल 2022 का और मार्च 2022 का, अगर आपने ये दोनों वीडियो नहीं देखे तो आपको क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। साथ के साथ आप क्या है प्लेलिस्ट से जाकर भी इन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। मैं स्पेशल राउंड ऑफ भी कवर करूँगा, लेकिन पहले क्या कर रहा हूँ, मैं जो भी मेरा बैकलॉग है मंथली करंट अफेयर्स का उसको मैं कवर कर लूँ। उसके बाद जो भी स्पेशल राउंड होगा, जैसे स्पोर्ट्स का मैंने एक पार्ट रिलीज कर दिया है, और जो भी इंपॉर्टेंट डेज होंगे, मिलिट्री एक्सरसाइज होंगी, अवार्ड्स एंड ऑनर्स होंगे, बुक्स एंड ऑथर्स होंगे, उन सभी का एक स्पेशल वीडियो में रिलीज करूंगा। उससे क्या होगा कि आपके जो भी पिछले करंट अफेयर्स हैं, जैसे फेब के हो गए, जनवरी के हो गए, वो सारे के सारे करंट अफेयर कवर हो जाएंगे। तो CAPF का जो आपका एग्जाम आ रहा है उसके लिए मैं कंप्लीट करंट अफेयर करा दूंगा आपके इसी चैनल पर, और आपको उन सभी वीडियोस का लिंक जो है उनका जो PDF का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मिलेगा, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। मैं अपने हर एक वीडियो का जो PDF है वहाँ शेयर कर देता हूँ। थोड़ा टाइम लग सकता है, किसी PDF में मान लीजिए 1 वीक का टाइम लग जाता है, लेकिन हर एक PDF को मैं वहाँ शेयर कर देता हूँ। आपकी कोई भी क्वेरी है आप मुझे मैसेज करके डायरेक्ट पूछ सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके अपने सजेशन, अपनी क्वेरी, आपको जो कुछ भी पूछना होता है आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दिया कीजिए। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। बिना देरी के स्टार्ट करता हूँ करंट अफेयर्स का सेशन। फर्स्ट, नेशनल वीमेन लेजिस्लेटर्स कॉन्फ्रेंस। जो भी वीमेन लेजिस्लेटर्स हैं, लेजिस्लेटर्स मतलब कौन होते हैं? जो नियम कानून बनाते हैं, जो लॉज बनाते हैं, ठीक है। पार्लियामेंटेरियन हो गए, जैसे लेजिस्लेचर में जो बैठते हैं लोग, MP एंड MLAs क्या कहते हैं? लेजिस्लेटर्स कहते हैं। तो सबसे पहली नेशनल वीमेन लेजिस्लेटर्स कॉन्फ्रेंस जो है वो केरला में हुई, लेकिन उसके साथ साथ ही वहाँ तिरुवनंतपुरम डिक्लेरेशन जो है वो भी एडॉप्ट किया गया है। अब आपको जानना है कि तिरुवनंतपुरम डिक्लेरेशन है ये किस चीज़ से रिलेटेड है। तिरुवनंतपुरम डिक्लेरेशन का आप देख सकते हैं, हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी भी हैं यहाँ पर। तो ये तिरुवनंतपुरम डिक्लेरेशन के बारे में जानते हैं। तिरुवनंतपुरम डिक्लेरेशन क्या कहता है कि विमेंस का जो रिजर्वेशन की बात चल रही है कि पार्लियामेंट में, जैसे लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेचर में विमेंस को 33% जो रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, तो उसके बारे में बात करता है तिरुवनंतपुरम डिक्लेरेशन, और उसको आगे बढ़ाने के बारे में बात करता है। और यहाँ पर ये चीज़ें भी हाईलाइट की गई हैं कि जो लो रिप्रेजेंटेशन है विमेंस का पार्लियामेंट में, या फिर कहेंगे पॉलिटिक्स में, वो उसकी वजह क्या है। तो उसकी वजह एक ये है कि एक तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं हो पा रहा है। इसी वजह से क्या है कि ग्लोबल जेंडर गैप में इंडिया की जो रैंकिंग है वो भी काफ़ी पुअर है। ग्लोबल जेंडर गैप की जो रिपोर्ट है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है, और 2021 में इंडिया की रैंक जो है 140 रही है आउट ऑफ 156 कंट्रीज़। पूरे दुनिया में अगर 156 देशों की रैंकिंग की गई तो उनमें इंडिया की जो रैंक है वो 140 आई है जेंडर गैप रिपोर्ट में। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करते हैं तो ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी की जाती है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये जो इंडेक्स है ये हाईलाइट करता है कि किसी कंट्री में जर्नलिस्ट को, न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस को, नेटिजन्स को कितनी फ्रीडम दी जाती है, उसके बारे में बात करता है। क्या गवर्नमेंट कोई एफर्ट्स लगाती है कि लोगों की फ्रीडम की रेस्पेक्ट की जाए? तो इस रेस्पेक्ट में जो इंडिया की रैंकिंग है वो रही है 150। इंडिया की जो रैंक थी वो 2022 में तो है 150, और इंडिया की रैंक 2021 में कितनी थी? 142। मतलब इंडिया की रैंकिंग में सुधार तो नहीं हुआ है, लेकिन गिरावट आई है। अगर पड़ोसी जो देश है इंडिया के उसके बारे में बात करें तो जैसे भूटान की रैंकिंग जो है काफ़ी उसमें सुधार आया, नेपाल की रैंकिंग में भी काफ़ी सुधार आया है, श्रीलंका की रैंकिंग, इंडिया की रैंकिंग, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। श्रीलंका, इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सभी कंट्रीज़ की रैंकिंग जो है उसमें सुधार नहीं आया है, उसमें गिरावट आई है। लेकिन चाइना की रैंकिंग में भी सुधार आया है, और 2 पोजीशंस का सुधार आया है। चाइना की रैंकिंग 2021 में 177 थी, और चाइना की रैंकिंग 2022 में 175 है, और इंडिया की रैंकिंग 2022 में 150 है। तो ये जो इंडेक्स है ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें टॉप किया है नॉर्वे ने। अब जैसे किसी का स्कोर 100 होगा, 100 किसी का स्कोर होगा तो उसे कहेंगे कि वो कंट्री बेस्ट है, वहाँ पर सबसे अच्छी फ्रीडम जो है दी जाती है रिपोर्टर्स को, टेलीविजन्स को, न्यूज़ एजेंसीज को, इन सभी को। और जिसका स्कोर 0 होगा उसे कहेंगे कि वो वर्स्ट है,
वो सबसे बुरी हालत मानी जाएगी। तो जिसने टॉप किया है नॉर्वे ने। नॉर्वे का स्कोर भी 100 नहीं है, उसका स्कोर है 92.65। सेकंड रैंक डेनमार्क की है और थर्ड रैंक स्वीडन की, फोर्थ है एस्टोनिया और फिफ्थ है फिनलैंड। ये तो हो गए टॉप 5 कंट्री जिनके बारे में बात कर रहे हैं। बॉटम के जो 5 हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे सबसे खराब कंडीशन जो है वो है नॉर्थ कोरिया में, उससे थोड़ी सी कम खराब एरिट्रिया में है और उससे थोड़ी सी कम खराब है ईरान में। तो ये वर्स्ट कंट्रीज हैं। और 5वें नंबर पर, नीचे से 5वें नंबर पर म्यांमार आता है। अब ये देखिए, वर्ल्ड मैप भी देख सकते हैं कि जितना एरिया रेड होगा वहां पर कंडीशन उतनी ही ज़्यादा खराब होगी। ठीक है, जैसे गुड सिचुएशन जो है आप देख सकते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में गुड सिचुएशन है, सेटिस्फैक्ट्री। नॉर्थ अमेरिका में आप देखेंगे सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन है। लेकिन नोटिसेबल प्रॉब्लम कहाँ मिलेगी आपको? नोटिसेबल प्रॉब्लम आपको मिल जाएगी साउथ अमेरिका में। लेकिन जैसे अफ्रीका में और एशिया में आप आएंगे, और पर्टिकुलरली एशिया में अगर आप आएंगे तो आपको डिफिकल्ट सिचुएशन और वेरी सीरियस सिचुएशंस के कंट्रीज देखने को मिलेंगे। तो इंडिया जो है वो डिफिकल्ट सिचुएशन की कैटेगरी में आता है और चाइना जो है वो वेरी सीरियस की सिचुएशन में आता है। रैंकिंग जो है वो 0 से 100 के बेस पर होती हैं। 5 इंडिकेटर्स होते हैं इसमें। एक तो हो गया पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, लीगल फ्रेमवर्क, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट और सेफ्टी जो है इसमें शामिल रहता है। इंडिया की जो रैंकिंग है वो 8 फिसल गई है, 8 पायदान, वो मैंने बताया था आपको। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं। इंडिया ने होस्ट की है रेड्स की मीटिंग। रेड्स की फुल फॉर्म क्या है? रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। क्या है रेड्स, इसके बारे में बात करेंगे। इंडिया ने चेयरमैनशिप, जो चेयरपर्सन बन गया इंडिया एससीओ के रेड्स का। अब रेड क्या है? एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर है, रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर। रीजनल मतलब क्षेत्रीय, जिस रीजन में इंडिया आता है उस रीजन के बारे में है। ठीक है, अब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये एससीओ है क्या? ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना हुई थी 2001 में। शंघाई चाइना में हुई थी इसकी स्थापना। ठीक है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर जो है वो शंघाई चाइना में नहीं है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। इसी वजह से आपको क्या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है। 2001 में इसकी स्थापना हुई और इसके फाउंडिंग मेंबर्स में शामिल थे कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये 6 कंट्री जो है इसमें शामिल थे जब 2001 में इसकी स्थापना हुई। लेकिन जून 2017 में, ठीक है, अस्ताना, इंडिया और पाकिस्तान, जून 2017 में अस्ताना, इंडिया और पाकिस्तान, इन सबको शामिल कर लिया गया। इसमें फुल मेंबर बन गए 2017 से। अब इसके 4 ऑब्जर्वर हैं एससीओ के। कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान है, बेलारूस है, ईरान है और मंगोलिया है। ईरान इसका मेंबर नहीं है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं एससीओ के मेन गोल की। एससीओ का मेन गोल क्या है? ये चाहता है कि थोड़ी मजबूती लाई जाए ट्रस्ट में, म्यूचुअल जो भी ट्रस्ट है उसके बीच में से इंडिया और चाइना के बीच में जो है, और जो पड़ोसियों के बीच में जो संबंध होते हैं उसमें थोड़ी सी मजबूती लेके आई जाए। कोऑपरेशन के क्षेत्र में काम किया, जैसे पॉलिटिक्स में कोऑपरेट करें, ट्रेड में, इकोनॉमी में, रिसर्च में, टेक्नोलॉजी में, कल्चर में, एजुकेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इन सभी क्षेत्रों में कोऑपरेट कीजिए और अपने क्षेत्र को आगे लेके जाइए। ठीक है, जैसे भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जिसे जानते हैं उसके बारे में बात कर सकते हैं आप। तो मेंटेन करने के लिए कोशिश करता है ये पीस को, सिक्योरिटी को और रीजन में स्टेबिलिटी को। उसी के लिए क्या है? एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया है। अब ये डेमोक्रेटिक, फेयर और रेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की और पॉलिटिकल ऑर्डर की भी बात करते हैं। एससीओ जो है, एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये यूएन जनरल असेंबली में एक ऑब्जर्वर का स्टेटस जो है हासिल कर रखा है इसने 2005 से। रेड्स की बात करते हैं तो रेड्स क्या है? एक एग्रीमेंट है और ये एससीओ का एक परमानेंट बॉडी के तौर पर काम करता है और ये 2002 में शामिल जो साइन किया गया था। एग्रीमेंट है तो साइन किया जाएगा, तो इसके मेंबर्स ने इसे साइन किया 2002 में और ये एससीओ की परमानेंट बॉडी के तौर पर काम करता है और ये कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है किसका? टेररिज्म से लड़ने का, सेपरेटिज्म से लड़ने का और एक्सट्रीमिज्म से लड़ने का, और जो भी ग्लोबल लेवल के इश्यूज होते हैं उनको डिस्कस करने का ये एक एग्रीमेंट है, ये एक बॉडी है एससीओ की। रेड्स इंडिया और नॉर्डिक कंट्री जो हैं वो मिलकर एक सबमिट करते हैं, एक कॉन्फ्रेंस करते हैं। उसका जो 2nd एडिशन है वो कोपेनहेगन में हुआ है। इससे पहले ये सबमिट जो है वो 2018 में हुई थी स्टॉकहोम में। अब नॉर्डिक कंट्रीज कौन कौन से? नॉर्डिक कंट्रीज जो हैं ये 5 कंट्री का एक ग्रुप है, जिसको नॉर्डिक रीजन के जो भी कंट्रीज हैं उन्हें नॉर्डिक कंट्रीज के नाम से जानते हैं। ये 5 कंट्री कौन कौन से हैं?
डेनमार्क है, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है और आइसलैंड है। ये पांचों कंट्री जो हैं इन्हें नॉर्डिक कंट्रीज़ के नाम से जानते हैं और इन्हीं की रैंक आपने देखी है कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में सबसे अच्छी है। अब ये जो नॉर्डिक कंट्रीज में इनमें कुछ आइलैंड्स भी आ जाते हैं, जैसे फेरो आइलैंड, ग्रीनलैंड। फेरो आइलैंड जो है ग्रीनलैंड का पार्ट है, ठीक है, और डेनमार्क का पार्ट है। ऐसे ही अलंग आइलैंड जो है वो फिनलैंड का पार्ट है। तो ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये 5 कंट्री हैं, ये शामिल है नॉर्डिक कंट्रीज़ में, इनको आपको याद रखना है। और इंडिया और नॉर्डिक कंट्रीज जो है मिलकर एक सबमिट करते हैं, तो ये कुछ बातें करते होंगे, कुछ पार्टनरशिप के बारे में बातें करते होंगे, तो वहाँ करते हैं ये। जैसे ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी क्या है? जो भी सी को लेकर हम, मतलब जो हमारे ओशियंस हैं वहाँ पर जो भी फिशेस होती हैं और जो भी फ्लोरा फोना है सी का, उससे किस तरीके से इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ला सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ब्लू इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। रीन्यूएबल एनर्जी के बारे में, इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ क्या हो सकते हैं रीन्यूएबल एनर्जीज़ को लेकर, हेल्थ सेक्टर के बारे में। तो इन सभी सेक्टर में किस तरीके से पार्टिसिपेट किया जा सकता है, पार्टनरशिप की जा सकती है, कोऑपरेट किया जा सकता है इंडिया और नॉर्डिक कंट्रीज़ के बीच में, इसके बारे में बातें होती हैं। और ये आर्कटिक रीजन में किस तरीके से कोऑपरेट किया जा सकता है उसके बारे में भी बात करते हैं नॉर्डिक कंट्रीज़। अब नॉर्डिक कंट्रीज़ को मैंने आपको बता दिया कि कौन से रीजन में है, इसके बारे में बात करें तो आप यहाँ जाके देखिए। जैसे ये जो रीजन है, ये जो रीजन आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये नॉर्डिक कंट्रीज़ का रीजन है, इसे ही कहते हैं नॉर्डिक कंट्रीज़। यही है 5 नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं। यूएस जो है इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। इससे पहले कौन था? इससे पहले था चाइना। अब चाइना के साथ हमारा ट्रेड जो सरप्लस नहीं है। सरप्लस क्या होता है पहले ये बता देता हूँ आपको। ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड होता है, इंडिया और चाइना के बीच में हो सकता है, इंडिया और यूएस के बीच में हो सकता है, और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी हो ही सकता है, ठीक है। अब मानिए कि इंडिया ने जो है चाइना को 100 रुपीज़ का कोई आइटम जो एक्सपोर्ट किया है, लेकिन चाइना ने इंडिया को एक्सपोर्ट कर दिया है 120 का। तो चाइना ने 20 रुपीज़ का आइटम जो एक्स्ट्रा इंपोर्ट कर दिया है इंडिया में, एक्सपोर्ट कर दिया है इंडिया में, ठीक है। तो इंडिया की जो करेंसी है चाइना में 20 रुपीज़ की एक्स्ट्रा चली गई है। इसी वजह से ये जो ट्रेड है ये इंडिया के लिए तो सरप्लस नहीं है, लेकिन चाइना ने अच्छा परफॉर्म किया है, इसी वजह से चाइना के लिए सरप्लस है। तो हमारा जो ट्रेड है वो चाइना के साथ सरप्लस नहीं था, यूएस के साथ ट्रेड हमारा जो है वो सरप्लस है। तो अब चाइना से ज़्यादा हम ट्रेड किसके साथ कर रहे हैं? यूएस के साथ कर रहे हैं। ये कहा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने। 2021 से 22 का डाटा है, सबसे ज़्यादा ट्रेड हमने किया यूएस के साथ में, और चाइना आ गया है 2nd नंबर पर। और थर्ड कौन है? यूएई हमारा 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। उसके बाद सऊदी अरेबिया, इराक और सिंगापुर आता है। तो ये तो अच्छी खबर है, क्योंकि यूएस के साथ हमारा ट्रेड का सरप्लस है और उसी के साथ हम सबसे ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं। महाराष्ट्र ने ओवरटेक कर लिया उत्तर प्रदेश को। मतलब पहले किसी रैंकिंग पर उत्तर प्रदेश हुआ करता था, लेकिन अब वो रैंकिंग क्या है? महाराष्ट्र के पास आ गई। कौन सी? शुगर प्रोडक्शन में, ठीक है। पहले सबसे पहले टॉप शुगर प्रोड्यूसर कौन था? यूपी था, लेकिन अब नहीं है। अब कौन है? अब महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र जो है सबसे ज़्यादा शुगर प्रोड्यूसर बन गया है, यूपी को पीछे छोड़कर बन गया है। अब यूपी में ये जो डिक्लाइन आया है, क्यों आया है ये जान लेते हैं। यूपी में क्या है? डाइवर्जन हो गया है। जो भी शुगर केन है वो शुगर बनाने के लिए यूज़ नहीं हो रहा है, बल्कि वहाँ एथेनॉल बनाने के लिए यूज़ हो रहा है। जो भी भारत का मिशन है कि हम पेट्रोल में एथेनॉल की पहले 10% की ब्लेंडिंग करेंगे, उसके बाद 20% की ब्लेंडिंग करेंगे। तो उसके लिए एथेनॉल प्रोडक्शन जो है वो यूपी में ज़्यादा हो रहा है शुगर केन से, बजाय कि वो उससे शुगर बना रहे हैं। अब जो रेन हो जाती है यूपी में, एक्सेस रेन हो जाती है, ज़्यादा वर्षा हो जाती है यूपी में, उससे क्या है? लॉस हो जाता है शुगर केन की जो भी फसल होती है उसको। और रेड हॉट फंगल डिसीज जो है वो भी नॉर्थ के एरिया में ज़्यादा रहती है, इसी वजह से यूपी में फेवरेबल कंडीशन नहीं है। शुगर केन की अगर हम बात करते हैं तो ब्राज़ील जो है सबसे ज़्यादा शुगर प्रोड्यूस करता है ऑल ओवर द ग्लोब, ठीक है। दुनिया में सबसे ज़्यादा शुगर प्रोड्यूस कौन करता है? ब्राज़ील करता है। लेकिन इंडिया जो है वो 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। जिस तरीके से महाराष्ट्र हो गया 1st पे, यूपी हो गया 2nd पे, तो ब्राज़ील 1st पे और इंडिया 2nd पे है। शुगर केन की बात करें तो इसे हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। एवरेज टेम्परेचर जो 21 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 27 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में चाहिए। मतलब 21 से 25, 20 से 25 भी अगर आपको ऑप्शन में मिलता है तो उसे आप लगा देना। 75 से 150 सेंटीमीटर की रेनफॉल चाहिए। और ये सेम ऑप्शन जो है एक बार आपके एग्जाम में पूछे जाते थे कॉटन को लेकर।
ठीक है, इसी वजह से आपको बता रहा हूँ ये सब कुछ मैं। तो 75 से 150 सेंटीमीटर की रेनफॉल चाहिए, मॉइस्चर रिटेंशन करने वाली सॉइल चाहिए, डीप रिच लोमी सॉइल जो इसके लिए होनी चाहिए। अब ये सारी कंडीशन जो किसी फसल के लिए आपको दी जाती है कि कौन सी फसल है, तो उसमें शुगर केन को आपको टिक करना होगा। पेनिनसुलर इंडिया में शुगर केन की इंडस्ट्री शिफ्ट क्यों हुई है? क्योंकि वहाँ पर क्रशिंग पीरियड जो है वो ज़्यादा है, वहाँ पर रेनफॉल भी पर्याप्त होती है, वहाँ का रिकवरी रेट भी ज़्यादा है शुगर के मामले में देखें तो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पेनिनसुलर इंडिया का जो गन्ना होता है, जो शुगर केन होता है, उसमें शुगर का कंटेंट ज़्यादा है मुकाबले नॉर्थ इंडिया के गन्ने के। मल्टीपल ट्रांसपोर्ट एक्सेस है पोर्ट के साथ में, पोर्ट एरिया है, इसी वजह से वहाँ पर ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबिलिटी अच्छी तरीके से है बजाय नॉर्थ के। अब ये देखिए, ये मैप है शुगर केन प्रोडक्शन का। एक तो आप गुजरात में देखेंगे और ये जो रीजन है यहाँ पर शुगर केन का प्रोडक्शन होता है, और ये जो रीजन है इस रीजन में भी शुगर केन का प्रोडक्शन होता है। बात की जाए तो थोड़ा सा प्रोडक्शन अरुणाचल प्रदेश और आपको असम में भी शुगर केन का देखने को मिल जाता है। इंडियन बिजनेस पोर्टल की बात करते हैं तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जो मिनिस्ट्री है उसने इसे लॉन्च किया है, ठीक है, नई दिल्ली में इसे लॉन्च किया गया है। क्या है ये एक ऑनलाइन ग्लोबल ट्रेड का सॉफ्टवेयर है या फिर पोर्टल है। किसके लिए है? एक्सपोर्टर्स के लिए है, फॉरेन बायर्स के लिए है, जो भी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या फिर इंपोर्ट करना चाहते हैं उनके लिए है। ये B2B डिजिटल मार्केट प्लेस है, B2C नहीं है, बिजनेस टू कंज्यूमर नहीं है, बिजनेस टू बिजनेस इसे यूज किया जा सकता है। अब ये क्या करेगा? ये एम्पावर करेगा स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को, एक्सपोर्टर्स को, आर्टिसंस को, फार्मर्स को अपनी चीज़ों को एक्सपोर्ट करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए, जो भी मशीनरी है उसके लिए। मेक इन इंडिया को इससे फ़ायदा मिलेगा, एक्सपोर्ट के लिए कोई फैसिलिटेशन आया है तो उससे फ़ायदा ही मिलेगा। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने इसे डेवलप किया है। डेवलप किसने किया है? फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने। लॉन्च किसने किया है? लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने। इंडियन गैस एक्सचेंज ONGC जो है उसने क्या किया है? उसने सबसे पहले डोमेस्टिक ट्रेड किया है गैस का IGX पर। IGX क्या है? इंडियन गैस एक्सचेंज पर ONGC ने सबसे पहले डोमेस्टिक गैस का ट्रेड किया है, ठीक है, और ये बन गई है सबसे पहली कंपनी जिसने एक्सप्लोर किया है और प्रोडक्शन किया है। IGX क्या है? IGX जो है एक सब्सिडियरी है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की सब्सिडियरी है, मतलब एक हिस्सा है इंडियन गैस एक्सचेंज। और IGX वैसे क्या है? एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है नेचुरल गैस के लिए। अब नेचुरल गैस के लिए जो भी बायर्स हैं और सेलर्स हैं वो आकर अपना सौदा कर सकते हैं, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं स्पॉट मार्केट में, फॉरवर्ड मार्केट में, जो भी इंपोर्ट की गई है नेचुरल गैस फॉरेन कंट्रीज से, ठीक है। अब ये ऑपरेट करेगा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। इसे कौन रेगुलेट करेगा? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। ONGC ने सबसे पहले इस पर ट्रेड किया, आपको ये याद रखना है IGX के ऊपर। किसके लिए है ये नेचुरल गैस के ट्रेड के लिए है, इंपोर्टेड नेचुरल गैस के ट्रेड के लिए। पेंगोंग सो लेक के बारे में बात करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने ये जानकारी दी है कि सेकेंड ब्रिज जो है वो पेंगोंग सो लेक के पास बन रहा है। और पेंगोंग सो लेक के पास कहाँ बन रहा है? जहाँ 2022 में बॉर्डर स्टैंड ऑफ हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में। तो ये जो लेक है ये इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर होनी चाहिए, तो ऑफकोर्स ये इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर है और हिमालयन रेंज में है। और क्या है इसके बारे में कि ये विश्व की सबसे ऊँची सॉल्ट वाटर लेक है, ठीक है। हाई ग्रासलैंड लेक के नाम से भी इसे जानते हैं, या फिर कहेंगे इसका मीनिंग है हाई ग्रासलैंड लेक। ग्रासलैंड पेंगोंग सो, ठीक है। अब सो का मतलब होता है लेक, TSO इसे सो बोलते हैं, तो इसका मतलब होता है लेक। सबसे ऊंची सॉल्ट वाटर लेक है ये पूरे विश्व में। आप देख सकते हैं ये मैप है इंडिया का, ये लेह है और लेह के कंपैरिजन में ये पेंगोंग सो लेक है, ये चाइना है, ठीक है। ये जो रीजन है ये चाइना का है और ये आप इंडिया को देख रहे हैं। तो यहाँ जो आपको ये जो पॉइंट है ये है पेंगोंग सो लेक। अब इसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा, मैप पर आपको अच्छे तरीके से दिखाऊंगा। ये एंडोरेक लेक है। एंडोरेक लेक क्या कौन सी होती है? जिस लेक का पानी जो है उस लेक से बाहर नहीं जा सकता, किसी ओशियन में, किसी रिवर में फ्लो नहीं हो सकता है, वो केवल एवोपरेट हो सकता है और ग्राउंड में जा सकता है। इसका 1/3 पार्ट जो है, जैसे मानिए कि ये 3 किलोमीटर लंबी है। अब मान के अगर ये 3 किलोमीटर लंबी है तो इसका 1 किलोमीटर का हिस्सा तो इंडिया में आता है, इंडिया में आएगा, और 2 किलोमीटर का हिस्सा जो है वो चाइना में आता है। तो
2/3 जो वो चाइना में है और 1/3 जो इंडिया के पास है इसका। तो ये बॉर्डर पर है। इस तरीके से देखिए, ये पेंगोंग त्सो लेक है। ये अभी चाइना के द्वारा जो LOC बताई जाती है ये वो LOC है, लेकिन जो इंडिया के द्वारा बताई जाती है, जो हम क्लेम करते हैं, वो LOC ये है। ठीक है, अब ये जो एरिया है, इस एरिया के बीच में सारा का सारा जो भी झगड़ा है इस एरिया के लिए है, इंडिया और चाइना के बीच में। PLA की जो होल्डिंग ग्राउंड है वो इस जगह पर है और ये है पेंगोंग त्सो लेक, इसे आप देख सकते हैं। और फिंगर 4 जो है वो ये है, आपने काफ़ी सुना होगा इंडिया और चाइना के कॉन्टेक्स्ट में ये सब। और ये है चुशुल रेंज। अब इसे बड़े मैप पर भी दिखा देता हूँ आपको, और बड़े मैप पर आपको बहुत सारी चीज़ें समझा दूंगा मैं एक्चुअली आपको। ठीक है, तो ये जो रीजन है, ये जो आप देख रहे हैं, ये ऊपर वाला ये पूरा का पूरा रीजन क्या है, ये हमारा लद्दाख, और नीचे क्या है, जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि ये अब दोनों क्या है, यूनियन टेरिटरी बन गए हैं। अब लेह और कारगिल, इसमें 2 डिवीजन हैं, 2 जिले हैं लद्दाख में। अब ये जो लेह है, इसे आप देखिए, ये यहाँ है लेह, और गलवान वैली आप यहाँ देख सकते हैं, हॉट स्प्रिंग्स आप यहाँ देख सकते हैं, और ये जो लेक है ये है पेंगोंग त्सो लेक। ठीक, अब ये जो है ये चाइना ऑक्यूपाइड इंडिया की टेरिटरी है। अक्साई चिन जो रीजन है 1962 के वॉर में जो भी ऑक्यूपेशन हुआ था। ऊपर जो देख रहे हैं आप, ये है सियाचिन ग्लेशियर, ये जो ट्राइंगल की शेप का जो है ये है सियाचिन ग्लेशियर। ये भी पाकिस्तान के द्वारा क्लेम किया जाता है। ठीक है, लेकिन कंट्रोल कौन करता है इसे, कंट्रोल करता है इसे इंडिया। और इंडिया के ऊपर ये सक्सम वैली जो है ये पाकिस्तान ने जो है चाइना को दे दिया, ये भी इंडिया का ही पार्ट है। ये जो रीजन है ये कंट्रोल किया जाता है पाकिस्तान के द्वारा, लेकिन ये भी इंडिया का ही पार्ट है। इसे गिलगित बल्तिस्तान के नाम से जानते हैं। और ऊपर चाइना में देखेंगे तो ये चाइना का जिनजियांग प्रोविंस आप देख सकते हैं, यहाँ पर है। कॉर्पोरेट एक्सरसाइज रिसेंटली अभी हाल ही में 4th एडिशन जो है कॉर्पोरेट एक्सरसाइज का वो हुआ है। कॉर्पोरेट एक्सरसाइज जो है ये एक नेवल एक्सरसाइज है और ये इंडिया और नेपाल की नेवी के बीच में होती है। ये नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल में हुई है, मतलब वे ऑफ बंगाल के नॉर्दर्न रीजन में ये जो एक्सरसाइज है ये हुई है कॉर्पोरेट एक्सरसाइज। ये बायलैटरल एक्सरसाइज है इंडिया और बांग्लादेश की नेवी के बीच में। इसमें इंडिया की तरफ से 2 शिप ने जो है हिस्सा लिया है। एक तो है INS कोरा और दूसरा कौन सा है, INS सुमेधा। अब INS कोरा जो है ये तो एक मिसाइल कॉर्वेट है, और INS सुमेधा की बात करता हूँ तो ये एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। सुमेधा पेट्रोल वेसल है और कोरा जो है मिसाइल कॉर्वेट है। ये ही दोनों शिप ने हिस्सा लिया एक्सरसाइज बोंगो सागर में। और एक्सरसाइज बोंगो सागर को भी हम बांग्लादेश की नेवी के साथ ही करते हैं, लेकिन ये बांग्लादेश में हुई है। पोर्ट मोगला में ये एक्सरसाइज हुई है और इस एक्सरसाइज का ये 3rd एडिशन था। तो 3rd एडिशन था बोंगो सागर का और 4th एडिशन था कॉर्पोरेट का। दोनों ही बांग्लादेश की नेवी के साथ होती हैं। दोनों ही एक्सरसाइज में INS कोरा और INS सुमेधा ने इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया है। पाकिस्तान की तरफ से BNS अली हैदर और बांग्लादेश नेवल शिप अली हैदर और आबू उबैदा जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। INS सूरत और INS उदयगिरी के बारे में बात करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये दोनों ही शिप जो है लॉन्च कर दिए हैं। ये दोनों के दोनों क्या है, फ्रंट लाइन वॉरशिप हैं। ये वॉरशिप हैं INS सूरत और INS उदयगिरी। INS सूरत की बात करता हूँ तो ये एक डिस्ट्रॉयर है, ठीक है, और INS उदयगिरी जो है ये स्टील्थ फ्रिगेट है। सूरत को तो आप जानते ही हैं, गुजरात का एक शहर है सूरत, ठीक है। लेकिन उदयगिरी जो है ये क्या है, ये एक माउंटेन रेंज है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश जो स्टेट है इंडिया का, वहाँ की एक माउंटेन रेंज है उदयगिरी। उसी के नाम पर INS उदयगिरी का नाम रखा गया है। दोनों ही शिप को जो है मझगांव डॉक लिमिटेड ने बनाया है और मझगांव डॉक लिमिटेड जो मुंबई में है। तो INS सूरत और INS उदयगिरी दोनों को आपको याद रखना है, किसने बनाया है, किस तरीके से इनके नाम हैं और क्या इनके फीचर्स हैं, मतलब ये किस काम में आते हैं। डिस्ट्रॉयर है सूरत और स्टील फ्रिगेट जो है वो है उदयगिरी। INS निर्देशक, INS का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप। तो INS निर्देशक जो है वो सेकंड है। क्या है सेकंड, 4 सर्वे वेसल्स बनने हैं, ठीक है, 4 सर्वे वेसल्स बनेंगे, मतलब 4 सर्वे के लिए जहाज बनेंगे। उनमें से सेकंड जो है वो तो है INS निर्देशक, लेकिन इससे पहले INS संधायक जो है वो लॉन्च हो चुका है, ठीक है। इन सब जो भी शिप्स हैं, जो भी सर्वे के शिप हैं, इन्हें कौन बना रहा है, ये बना रहा है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। और ये कहाँ है, ये गार्डन रीच शिप बिल्डर्स।
कोलकाता में है। और ये जो सिप जो है इससे काम क्या लिया जाएगा, ये क्या है, फुल स्केल कोस्टल एंड डीप वाटर हाइड्रोग्राफिक सर्वे करेगा इंडिया के लिए, ठीक है। और ये नेविगेशनल चैनल जो है उनकी भी सर्वे करके देगा इंडिया को। तो INS निर्दय क्या है, ये एक सर्वे वेसल है। COP15 जो है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन की, मतलब एक कन्वेंशन है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, जो भी डेजर्टिफिकेशन है उससे लड़ने के लिए एक कन्वेंशन है यूनाइटेड नेशन का। इसकी एक मीटिंग होती है जिसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी दैट इज COP के नाम से जानते हैं। और ये जो 15वीं मीटिंग है, अब ये जो हुई है रिसेंटली, इसका 15वां एडिशन कह सकते हैं आप UNCC। ये हुआ है आबिदजान में हुआ है 15th एडिशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी UNCCD का, आबिदजान में हुआ है। ये आपको याद रखना, यही आपको सबसे ज़रूरी है, इसके लिए याद रखना। अब बात करते हैं UNCCD के बारे में। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1994 में। अब ये लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, ठीक है, इकलौता कहते हैं इसे। 197 पार्टीज, मतलब इसमें टोटल 197 मेंबर हैं। अब उसमें से 196 तो कंट्री हैं और एक है यूरोपियन यूनियन। इंडिया भी इसका एक सिग्नेटरी है, मतलब इंडिया भी इसका एक मेंबर है। इसका उद्देश्य क्या है, ये फोकस करता है कि जो भी एक्शंस हैं, जो भी मेंबर्स एक्शन ले रहे हैं उनको एक दिशा में कोऑर्डिनेट कर दिया जाए। एक्शंस कैसी, लैंड डिग्रेडेशन को रोकने के लिए, कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ काम करने के लिए। ये आबिदजान में हुई है, आबिदजान में हुए, कोट डे आइवोरी में हुई है। थीम जो है COP15 की, COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 15 की थीम क्या है, लैंड लाइफ लेगेसी फ्रॉम स्कैरिटी टू प्रॉस्पेरिटी। जो भी कमी है उससे हमें जाना है प्रॉस्पेरिटी की तरफ, ठीक है। अब ये जो मीटिंग है ये हर 2 साल बाद होती है, बाइनियरली, ठीक है, और 2001 से ये लगातार होती आ रही है। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट 2022, मतलब विश्व के जो भी जंगल हैं उनकी क्या स्टेट है, उनका अभी का जो स्टेटस है वो क्या है, उसकी एक रिपोर्ट आई है 2022 की। किसने जारी की है, ये जरूरी है आपके लिए, ये जारी की गई यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, रोम में है, और रोम है इटली में। FAO ने जारी की है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022। अब ये क्या है, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस के दौरान जारी की गई है। इसने क्या किया, एक डेटा रिप्रेजेंट किया है एनालाइज करके कि जो भी इंट्रैक्शंस होते हैं फॉरेस्ट के और पीपल्स के बीच में, उन पर किस तरीके से ध्यान दिया जाना चाहिए। इसमें क्या फाइंडिंग हुई है उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन ये क्या करता है, ग्रीन रिकवरी के बारे में बात करता है, कहाँ कितनी ग्रीन रिकवरी हुई है। एनवायरमेंटल क्राइसिस जो है उनको टैकल करने के लिए क्या किया जा सकता है उसके बारे में बात करता है। क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी लॉस के बारे में भी ये हमारा ध्यान जो है वो आकर्षित करता है। FAO की बात करता है तो ये यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी और ये क्या है, एक इंटरनेशनल एफर्ट है हंगर को हराने के लिए, भूख को हराने के लिए, टू डिफीट हंगर। इसका गोल क्या है, इसका गोल है कि ये अचीव करना चाहते हैं फूड सिक्योरिटी फॉर ऑल, सभी के लिए फूड की सिक्योरिटी हो, रेगुलर एक्सेस हो हर किसी को इनफ हाई क्वालिटी फूड की, जिससे कि वो एक एक्टिव और हेल्दी ज़िंदगी जो है जी सकते हैं। इसके टोटल मेंबर जो हैं वो 195, जिसमें इंडिया भी शामिल है। और FAO जो है 130 कंट्रीज़ के साथ लगभग पूरे विश्व में काम कर रहा है इसी अपने गोल को लेकर। इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है। स्थापना 1945 में हुई थी। स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2021। अब ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट जो है ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज की गई है, लेकिन स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट जो है वो FAO के द्वारा जारी की गई। आपको रिपोर्ट्स के बारे में जानना है जरूर। जैसे कि प्रेस फ्रीडम की बात करता हूँ तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी की जाती है। चलिए, अब ये जो स्टेट है ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट के बारे में जो बात की जा रही है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, क्या है इसमें, इसने प्रोवाइड किया एक डिटेल्ड डेटा क्लाइमेट के इंडिकेटर्स जैसे टेम्परेचर, ओशियन हीट, ओशियन एसिडिफिकेशन, इन सभी से रिलेटेड जो डेटा जो प्रोवाइड किया है। सी लेवल का जो राइज हो रहा है उसको लेकर, जो ग्लेशियर्स जो मेल्ट हो रहे हैं उसको लेकर, तो सी आइस ग्लेशियर्स को लेकर, और एक्सट्रीम वेदर से रिलेटेड डेटा जो इसने जारी किया है। अब इसमें 4 इंडिकेटर जो है मेन वो यूज़ किए गए। कौन कौन से, जैसे ग्रीन हाउस गैसेस का कंसनट्रेशन क्या है,
सी लेवल राइज को लेकर, ओशियन हीट और ओशियन एसिडिफिकेशन को लेकर जो 4 मेन की क्लाइमेट इंडिकेटर्स को यूज़ करके डेटा जो जारी किया है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन जो है, अगर हम बात करते हैं प्री इंडस्ट्रियल लेवल की, मानिए कि पहले था 100, तो अभी कितना हो गया, अभी हो गया है 149। मतलब पहले के मुकाबले जो है 49% का इंक्रीमेंट हुआ है प्री इंडस्ट्रियल लेवल के। मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो कंटिन्यू हो गए इंक्रीज कर, मतलब मीथेन और NO2 जो है वो दोनों के दोनों लगातार बढ़ते जा रहे हैं एनवायरनमेंट में 2021 से। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO की बात करते हैं तो ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना हुई थी 1950 में, और इसकी मेंबरशिप जो है 193 है, जिसमें इंडिया भी शामिल है। और ये भी एक यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी है मेट्रोलॉजी से रिलेटेड। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। राजस्थान इमर्जेस एज अ सोलर हब विथ 10 गीगावाट कैपेसिटी। राजस्थान जो है एक सोलर हब की तरह उभर कर आया है जिसकी 10 गीगावाट कैपेसिटी के साथ में। राजस्थान ऐसा करने वाला देश का सबसे पहला स्टेट है जिसने 10 गीगावाट को सरपास कर दिया है लार्ज स्केल सोलर इंस्टॉलेशन को लेकर। रीन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं राजस्थान में तो वो जो है 55% है। उसके बाद थर्मल एनर्जी जो है, जो कोयले से जो आती है एनर्जी, वो 43% है राजस्थान में, और न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो 2% है। तो ये काफ़ी अच्छा एक डेटा जो है राजस्थान शो कर रहा है। अब राजस्थान ने ये जो अचीव किया है इस वजह से किया है क्योंकि राजस्थान में फेवरेबल कंडीशंस हैं इसको लेकर। जैसे राजस्थान में सबसे ज़्यादा सोलर रेडिएशन रहता है और राजस्थान में जो ज़मीन है वो भी सबसे ज़्यादा है, और मिनिमल पावर कर्टेलमेंट इश्यू है राजस्थान में। पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, कोलकाता जो है वो सबसे पहला मेट्रोपॉलिटन सिटी बना है इंडिया का जिसने पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर जो तैयार किया है, और उसे तैयार करके उसने एक डिटेल्ड रजिस्टर ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी तैयार कर। ये जो पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर होता है इसमें क्या होता है, इसमें कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन होती है किसको लेकर, जो भी बायोडाइवर्सिटिकल रिसोर्सेज हैं जो लोकली अवेलेबल हैं, वहाँ का लोकल लैंडस्केप किस तरीके का है, डेमोग्राफी क्या है, और पर्टिकुलर एरिया और विलेजेस का जो भी डेटा रहता है वो सब उसमें शामिल रहता है। अब ये मैंडेट है बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 का कि हर एक लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन जो कि रूरल है या फिर अर्बन है उसको कॉन्स्टिट्यूट करना होगा, बनाना होगा अपना एक बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, और वो क्या है अपने एरिया के ज्यूरिडिक्शन को संभालेगा। और जो भी बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी होगा वो क्या करेगा, वो प्रिपेयर करेगा पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, ठीक है, लोकल पीपल के साथ कंसल्ट करके। अब इसके एडवांटेजेस क्या हो जाएंगे, इसके एडवांटेजेस इस तरीके से हो जाएंगे कि ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है लोकल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को लेकर। अगर हम जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो भी SDGs हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हैं वो 17 हैं, और हमको उन्हें अचीव करना है 2030 तक, 2030 तक। तो उनको अचीव करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने क्या है लोकल लेवल पर मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के साथ में क्या है एक MOU साइन किया है। उसी तरीके से हर चीज़ को लेकर लोकल लेवल पर काम किया जाएगा। लोकल लेवल पर अगर अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाएगी तो वो गोल जो है अच्छे तरीके से अचीव हो जाएंगे। तो जो भी ग्रुप्स हैं, बायोलॉजिकली सिग्निफिकेंट एरियाज हैं और लोकली एंडेमिक हैं, एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, उनके बारे में जानकारी मिलेगी लोकल लेवल से, और लोकल लेवल पर काम होगा तो बेहतर तरीके से बायोडाइवर्सिटी को मैनेज कर पाएंगे। और कोलकाता ने सबसे पहले इस रजिस्टर को तैयार करके दिया है। और कोलकाता में ही क्या है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स जो कंपनी है वो कोलकाता में है जिसने INS निर्देशक को जो है बना के तैयार किया है। रामगढ़ बिसधारी टाइगर रिजर्व, राजस्थान गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कि रामगढ़ बिसधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो थी वो अब एक टाइगर रिजर्व बन गया है। अब ये राजस्थान का मैप है। इस इंडिया के मैप में आप राजस्थान को देखिए, और राजस्थान के मैप में आपको दिखाऊंगा मैं रामगढ़ बिसधारी टाइगर रिजर्व जो कहाँ पर है। टाइगर रिजर्व जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किए जाते हैं, इसीलिए ये राजस्थान की गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किया गया है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई नहीं किए जाते हैं। लेकिन जो एक्ट जो है वो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। 1972 के द्वारा इनका जो एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का, उसके अंडर में इनको नोटिफाई किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। इसके बारे में एडवाइस कौन देता है, एडवाइस देता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी।
ये जो टाइगर रिजर्व है ये राजस्थान का चौथे नंबर का टाइगर रिजर्व है। इससे पहले रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व जो है राजस्थान में थे। अब चौथा बन गया है रामगढ़ बिस्दारी टाइगर रिजर्व। इंडिया का ऑल ओवर कंट्री की बात करते हैं 52nd टाइगर रिजर्व है इंडिया का। राजस्थान में देखते हैं जैसे रामगढ़ बिस्दारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये है जो आप देख रहे हैं ये, ठीक है, यहीं पर बन गया है अब क्या टाइगर रिजर्व। इससे पहले जो टाइगर रिजर्व थे वो था मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व जो कोटा में था। ये आप जगह देखिए ये मुकुंदरा हिल्स। इससे ऊपर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा रणथंभौर टाइगर रिजर्व सवाई माधोपुर के पास में। और ये जो जगह है यहाँ आपको अलवर में मिलेगा सरिस्का टाइगर रिजर्व। तो ये जो है चारों टाइगर रिजर्व हैं राजस्थान के। 2022 में इंटरनेशनल डार्क स्काई, इंटरनेशनल लेवल पर डार्क स्काई वीक जो है वो अप्रैल 22 से लेकर 30, मतलब 22 अप्रैल से 30 अप्रैल 2022 तक इंटरनेशनल डार्क स्काई वीक जो है वो कंडक्ट किया गया है। ये एक एनुअल इवेंट है जो कि होस्ट किया जाता है इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन के द्वारा। इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन जो कंडक्ट करती है इंटरनेशनल डार्क स्काई वीक अप्रैल 22 से 30 तक। क्यों ये जो है कंडक्ट करती है? क्योंकि जो भी लाइट पॉल्यूशन का नेगेटिव इम्पैक्ट है उसकी के बारे में अवेयरनेस फैलाई जा सके। इसी को लेकर एक अर्थ आवर नाम का इवेंट जो है वो भी होता है। और ये मैं अपनी वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो आप जाके रिवाइज कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि अर्थ आवर जो है किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। लाइट पॉल्यूशन, फोटो पॉल्यूशन किसे कहते हैं? जो भी एक्सेसिव या फिर मिसडायरेक्टेड या फिर ऑब्स्ट्रूजिव आर्टिफिशियल लाइट होती है उसे ही लाइट पॉल्यूशन या फोटो पॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। ग्लेयर, स्काई ग्लो, लाइट ट्रेसपास और क्लटर जो है ये लाइट पॉल्यूशन के एग्जाम्पल आप मान सकते हैं। क्लाइमेट इमरजेंसी जो है वनुआतू ने डिक्लेयर कर दी है। वनुआतू, अब आप इसे किस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे आप कर सकते हैं अपने तरीके से। ये क्या, ये कंट्री है साउथ वेस्टर्न, मतलब साउथ में होगा, नीचे होगा, वेस्टर्न मतलब वेस्ट साइड में होगा, कहाँ? पैसिफिक ओशियन में। साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में ये कंट्री है वनुआतू। इसने क्लाइमेट इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया है। इससे पहले 2019 में यूके, यूनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट ने जो है क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर की थी और ये जो है वर्ल्ड का सबसे पहला कंट्री बन गया था। अब ये क्या है, ये सेकंड कंट्री बन गया है। क्लाइमेट इमरजेंसी की बात करते हैं तो इसकी कोई प्रिसाइज डेफिनेशन नहीं है। बस इस तरीके से रहता है कि कंट्री की जो भी पॉलिसी मेकिंग होगी उसका सेंट्रल आइडिया हो जाएगा क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट के बारे में वो जो भी पॉलिसी अपनी बनाएंगे उसमें क्लाइमेट को जो है सबसे सेंटर में रखेंगे पॉलिसी बनाने के टाइम पर। तो ये एक आइडिया रहता है क्लाइमेट इमरजेंसी का। अब ये जो कंट्री है इसकी लोकेशन की बात करता हूँ, ये जो सोलोमन आइलैंड्स हैं इनके पास में ही आप इसे देख सकते हैं। यहाँ किरिबाती आइलैंड्स हैं, ये पैसिफिक ओशियन है, ये न्यूजीलैंड है और ये ऑस्ट्रेलिया है, ये पपुआ न्यू गिनी है। इसके पास में जो है आप देखेंगे वनुआतू आइलैंड है और पोर्ट बिला जो है इसकी कैपिटल है। यहीं आप फिजी आइलैंड को देखेंगे और न्यू कैलेडोनिया आइलैंड जो है फ्रांस का, वो भी आप इसके पास में देख सकते हैं। तो ये जो लोकेशन का एक आइडिया आपको लग गया होगा इस कंट्री की। वर्ल्ड फूड प्राइज, नासा के क्लाइमेट साइंटिस्ट हैं, उनको ये वर्ल्ड फूड प्राइज जो है दिया गया है। वर्ल्ड फूड प्राइज जो है क्रिएट किया गया है एक नोबल पीस प्राइज लॉरिएट नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा। ठीक है, जो भी नॉर्मन बोरलॉग थे उन्होंने इसे क्रिएट किया 1986 में टू रिकॉग्नाइज साइंटिस्ट एंड अदर। जो भी साइंटिस्ट होते हैं और भी लोग जो होते हैं उनका जो भी कंट्रीब्यूशन रहता है फूड की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में और फूड की जो उपलब्धता है, जो अवेलेबिलिटी है उसको इम्प्रूव करने में, उनको ये अवार्ड जो है दिया जाता है। अब ये इन्हें क्यों दिया गया है, नासा के जो क्लाइमेट साइंटिस्ट हैं इनको क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने एक इनोवेटिव मॉडल जो तैयार किया है जो भी क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है फूड प्रोडक्शन के ऊपर उसको दिखाने के लिए। ये जो अवार्ड है ये वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और इसे नोबेल प्राइज एग्रीकल्चर में, मतलब एग्रीकल्चर के नोबेल प्राइज की तरह इसे जाना जाता है। और इनका नाम है काइनथिया रोजेनवीक। ये नाम है इनका काइनथिया रोजेनवीक, ये इनका नाम है जिनको ये फूड प्राइज जो दिया गया है। फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट जो रिलीज़ की गई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है जिसका नाम है फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन।
किससे रिलेटेड हो सकती है ये रिपोर्ट? एनर्जी ट्रांजिशन। एनर्जी ट्रांजिशन क्या है कि जो एनर्जी हम फॉसिल बेस्ड फ्यूल से ले रहे थे, अब उसे क्या रीन्यूएबल एनर्जी बनाने की कोशिश करेंगे। जो भी रीन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं उनसे लेने की कोशिश करेंगे। फॉसिल की एनर्जी जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, रीन्यूएबल जैसे विंड हो गया, सोलर हो गया और हाइड्रो हो गया, इसे क्या रीन्यूएबल के नाम से जान सकते हैं और इसे ही कहते हैं एनर्जी ट्रांजिशन। तो इसी के बारे में क्या है ये रिपोर्ट होगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसे जारी किया है। ये एनुअली जारी की जाती है और मेनली 3 डायमेंशंस को लेकर ये तैयार की जाती है जो रिपोर्ट है। इंडिया में एनर्जी ट्रांजिशन की बात करते हैं तो इंडिया ने अचीव कर लिया है 100 गीगावाट की इंस्टॉल्ड रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी और इसमें राजस्थान ने जो है सबसे पहले 10 गीगावाट को हासिल किया है। इंडिया ने ऑलरेडी अचीव कर लिया है एमिशन रिडक्शन को 28% तक। ठीक है, जो भी 2005 में एमिशन था उसके मुकाबले एमिशन रिड्यूस हो गया 28% इंडिया में और इंडिया का टारगेट जो है वो 2030 तक वो है 35%। अब इंडिया को जैसे 2021 तक की अगर बात करते हैं तो उसने 28% को अचीव कर लिया है। अब इंडिया को केवल और केवल अगले आने वाले 8 से 9 साल के बीच में कितना 7% को अचीव करना है, लेकिन इंडिया अपने टारगेट को समय से पहले अचीव कर लेगा। अब ये कौन से टारगेट हैं? जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उनको अचीव करने के लिए हर एक कंट्री ने अपने अलग नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस को जो है सेट किया है कि हमारी इतनी कैपेसिटी है और हम इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो इंडिया ने उस टारगेट को अचीव करने के लिए काफ़ी अच्छा काम किया है जो भी एनडीसीज हैं। भारत टैप की बात करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने लॉन्च किया है भारत टैप इनिशिएटिव को। ये आप पोस्टर देखिए, इससे आप जान गए होंगे कि ये एक वाटर कंजर्वेशन एफर्ट माना जा सकता है। ये जो इनिशिएटिव है ये वाटर को कंजर्व करने के लिए होगा। इसकी टैगलाइन देखिए, वाटर इज़ लाइफ कंजर्वेट, मतलब वाटर इज़ लाइफ, वाटर जिंदगी है और इसे कंजर्व कीजिए। यहाँ कॉमा नहीं है जो कि होना चाहिए था। इट इज़ कंडक्टेड अंडर द एजेस ऑफ अटल इनोवेशन मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। जो भी अमृत मिशन है, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, उसके अंडर में भारत टैप इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर का, और स्वच्छ भारत इनिशिएटिव 2.0 जो है उसके अंडर भी इसे शामिल किया गया है। भारत टैप इनिशिएटिव जो है ये वाटर को कंजर्व करने के लिए जो भी रिन्यूड फोकस है उसको तैयार करेगा और कंजर्वेशन के एफर्ट्स को तेज करेगा। ये प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है विश्व का, प्राइम मिनिस्टर कौन है हमारे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने उद्घाटन किया है विश्व के सबसे पहले लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट एट कलोल की। क्या है ये न्यूज़ कि विश्व का सबसे पहला लिक्विड यूरिया, और ना केवल यूरिया, नैनो यूरिया जो लिक्विड फॉर्म है उसको बनाने के लिए एक प्लांट है जो कि कलोल में है और कलोल है गुजरात में, उसका उद्घाटन किया है प्राइम मिनिस्टर ने। न्यूज़ आपको पूरी पता चल गई है, ठीक है। ये जो लिक्विड नैनो यूरिया है इसे बनाया गया है इफ़को के द्वारा, और इफ़को का कौन सा सेंटर, कौन सा प्लांट, तो इफ़को का जो नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर है कलोल में, उसने इसे बनाया है नैनो नाइट्रोजन पार्टिकल्स के साथ में, जिनका साइज है 20 to 50 न्यूटन मीटर NM, ठीक है। अब ये लिक्विड नैनो यूरिया है, ये है क्या चीज़? ये एक केमिकल नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र है। जैसे आपने यूरिया को देखा हुआ, इस तरीके से दाने होते हैं जो भी फर्टिलाइज़र होता है, लेकिन ये क्या है? ये वही यूरिया है लेकिन ये एक नैनो यूरिया है और लिक्विड फॉर्म में है। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसे डायरेक्टली स्प्रे किया जा सकता है प्लांट की लीव्स के ऊपर, और लीव्स जो होंगी, जो स्टोमेटा होता है जो प्लांट्स की लीफ में, जो उसके एपिडर्मिस में होता है, वो डायरेक्टली क्या है उसे एब्जॉर्ब कर सकता है। तो इससे होगा क्या, जो इनपुट कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी, कम यूरिया लगेगा, ठीक है, डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर यूरिया कम लगेगा तो मिट्टी में भी कम जाएगा, तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होगा। अब एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगा तो इसका न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो भी इम्प्रूव हो जाएगा एनवायरनमेंट को लेकर, ठीक है। फार्मर्स की इनकम जो है वो भी बढ़ जाएगी, क्यों? क्योंकि उनका खर्चा कम हो जाएगा। क्रॉप की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी अच्छी हो जाएगी क्योंकि डायरेक्टली लीफ से ही ऑब्जर्व हो जाता है। अब ये एक चीपर जो ऑप्शन है वो भी है कन्वेंशनल यूरिया के मुकाबले, क्योंकि ये कम लगेगा, इससे स्प्रे किया जा सकता है। और ऐसा कहा जाता है
कि इसका जो इफ़ेक्ट होगा वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से होगा। 85 to 90% जो है इसकी कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी और इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। कॉस्ट रिडक्शन होगा गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ में, लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट में, इंपोर्ट जो भी रहता है उसकी कॉस्ट में, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। और सॉइल का पॉल्यूशन, वाटर का पॉल्यूशन, वो सब भी कम हो जाएगा। अंडरग्राउंड वाटर जो उसका पॉल्यूशन भी कम हो जाएगा, उसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग को लेकर भी काम होगा क्योंकि यूरिया से ही CH4 बन जाती है इसी वजह से। और इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो भी पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। साइक्लोन जिसका नाम है आसानी या फिर आसनी कुछ भी कह सकते हैं आप, तो IMD ने इसकी वार्निंग दी है। ये एक सीवर साइक्लोन है जो कि वे ऑफ बंगाल के रीजन में डेवलप हो रहा है। ये देखिए आप, ये इंडिया है, ये इंडिया का मैप है। ये जो साइक्लोन आसानी है यहाँ पर ये डेवलप हुआ है वे ऑफ बंगाल में, और ये नॉर्थ इंडियन ओशियन में डेवलप होने वाला 2022 का सबसे पहला साइक्लोनिक स्टॉर्म है। और इसका लेवल क्या है, ये एक सीवर साइक्लोन है। इसके बारे में बताऊंगा आपको कि क्या होता है सीवर साइक्लोन। इसका नाम है साइक्लोन आसानी। ये वेस्ट वे ऑफ बंगाल में आया है। इसका नाम दिया गया है श्रीलंका के द्वारा, जिसका सिन्हलीज जो लैंग्वेज है उसमें आसानी का जो मतलब होता है वो होता है रात, मतलब गुस्सा एक तरीके से। आसानी के बाद जो भी साइक्लोन आएगा उसे सितरंग के नाम से जानेंगे, जो कि नाम दिया गया है थाईलैंड के द्वारा। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो वो एक वायलेंट स्टॉर्म होते हैं जो ऑर्गेनेट करते हैं वार्म वाटर ओशियन के ऊपर, और इक्वेटर के पास में ही ये ऑर्गेनेट होते हैं। ठीक है, इनके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होती है कि सबसे पहले तो लार्ज सी सरफेस होना चाहिए जिसका टेम्परेचर हो 27 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, जो कि शुगर केन प्रोडक्शन के लिए भी फेवरेबल कंडीशन है, हमने देखा। अब कोरियलिस फोर्स की प्रेजेंस भी होनी चाहिए, कोरियलिस फोर्स भी होना चाहिए। ठीक है, लो प्रेशर भी होना चाहिए, पहले से प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर होना चाहिए, और ऊपर की साइड में सी लेवल के ऊपर जो है डाइवर्जेंट होना चाहिए इसको। साइक्लोन के नाम के बारे में बात करें तो 6 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ठीक है, रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स जिन्हें कहते हैं, वो 6 ऑर्गेनाइजेशन हैं, 6 संस्थाएं हैं। उन्हीं में से है एक IMD, और IMD जो है अपने रीजन में इंडियन ओशियन में जो साइक्लोन के नाम को देखती है, किस तरीके से कौन सा नाम दिया जाएगा किस साइक्लोन को, इसके बारे में। और साइक्लोन को जो नाम देने की ये जो प्रथा है, ये जो चलन है, ये 2004 से स्टार्ट हुआ है बे ऑफ बंगाल में और अरेबियन सी में नाम देने का चलन जो है। अब साइक्लोन की बात करें, जैसे मैंने कहा कि ये एक क्या है, ये एक सीवर साइक्लोन हो सकता है। सीवर कंडीशन, सीवर की कैटेगरी में से लाया जाएगा तो ये 88 किलोमीटर पर आवर विंड स्पीड इसकी रहेगी, और इससे रेंज जाएगी 107 तक। इसी तरीके से लो प्रेशर, डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन और साइक्लोनिक स्टॉर्म जो है वो 61 से लेकर फॉर्म होता है, और सुपर साइक्लोन जो होता है उसकी स्पीड होती है 221 से ज़्यादा, 221 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा की विंड स्पीड उसकी होती है। पंतनाल वेटलैंड जो है वो साउथ अमेरिका में है, और ये विश्व के सबसे बड़े जो भी ट्रॉपिकल वेटलैंड हैं उनमें से एक है। और ये वेटलैंड जो है एक फ्रेश वाटर वेटलैंड है, और ब्राज़ीलियन साइंटिस्ट ने कहा है कि ये रिस्क पर है, ये कभी भी कोलैप्स हो सकता है। ये जो है ये वेटलैंड जो है वो ब्राज़ील, पैराग्वे और बोलिविया के बीच में फैला हुआ है। तो सबसे पहले दिखा देता हूँ मैं आपको मैप, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो ये है साउथ अमेरिका, और ये जो आप देख रहे हैं ये है नॉर्थ अमेरिका। ठीक, ये हो जाएगा अटलांटिक ओशियन, और ये हो गया पैसिफिक ओशियन। ठीक, अब ये है ब्राज़ील। अब ब्राज़ील है, और ब्राज़ील के पास में ही आप देखेंगे बोलिविया है और पैराग्वे है। ठीक है, ये बोलिविया हो जाएगा, ये पैराग्वे हो जाएगा। अब इसी के पास में क्या है, ये है पंतताल वेटलैंड, आप देख सकते हैं ये है पंतताल वेटलैंड, और ये तीनों ही कंट्रीज़ के बॉर्डर को टच करता है। तीनों ही कंट्रीज़ के बीच में ये फैला हुआ है, इतना बड़ा वेटलैंड है ये। अब देखिए इसे, अब ये क्या है, इस वेटलैंड में जो है सबसे ज़्यादा फ्लोरा और फौना पाया जाता है साउथ अमेरिका में, और इसे 2000 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में भी शामिल कर दिया गया है। अब इस वेटलैंड को थ्रेट है, ये रिस्क पर है, तो क्या है इसको थ्रेट, क्या इसको परेशानियाँ हैं, क्या चैलेंजेस हैं इसके सामने। सबसे बड़ा चैलेंज जो हम सबके सामने है वो है क्लाइमेट चेंज। सेकेंड है डिफॉरेस्टेशन जो है अमेज़न रेन फॉरेस्ट का वो, और अगला है सीवर ड्राउट्स जो भी सूखा पड़ती है, और मैसिव फायर्स जो भी फायर्स जो भी आग लगने की जो घटनाएं होती हैं वो भी इसके सामने एक चैलेंज है, जो कि बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचाता है। ग्लोबल रिपोर्ट जो है असिस्टिव टेक्नोलॉजी को लेकर वो, जिसका नाम है ग्रेट,
ठीक है, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन असिस्टिव टेक्नोलॉजी, जिसे ग्रेड के नाम से जानेंगे, वो रिलीज़ की है WHO ने और यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, जिसे यूनिसेफ के नाम से जानते हैं, तो यूनिसेफ ने और WHO ने मिलकर ग्रेट, जिसका नाम है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन असिस्टिव टेक्नोलॉजी, उसको लॉन्च किया है। और ये अपने आप की सबसे पहली रिपोर्ट है, तो इसके बारे में पूछा जा सकता है आपसे। असिस्टिव टेक्नोलॉजी होती क्या है? वो सारी टेक्नोलॉजी, वो सारे इक्विपमेंट, उपकरण जो आपकी लाइफ को आसान बनाते हैं, ठीक है। अब जैसे हेल्थ की टेक्नोलॉजी है, अपनी नॉलेज को और स्किल को ऑर्गेनाइज करके डॉक्टर्स जो है हमारी ज़िंदगी को आसान बनाने की कोशिश कर सकते हैं। उसी तरीके से जो भी नॉलेज होती है और स्किल होती है, उसको कंबाइन करके कुछ मशीन, कुछ प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जिसे असिस्टिव प्रोडक्ट्स के नाम से जानते हैं, और उसी को असिस्टिव टेक्नोलॉजी कहते हैं। जैसे सर्विलेंस के कैमरा हो गए, GPS हो गया, सेंसर्स हो गए, और लाइफ सेविंग स्मार्ट केन हो गया, गैजेट्स हो गए, TV रिमोट हो गया, मेडिकल अलर्ट डिवाइस हो गया, डिजिटल कैलेंडर हो गया, वायरलेस कनेक्शंस हो गए, ईयरबड्स, ये सभी क्या है? ये सभी असिस्टिव टेक्नोलॉजी के उदाहरण हैं। और जैसे व्हील चेयर है, पावर चेयर है, वॉकर है, वाइट कैन्स हैं, असिस्टिव लिसनिंग डिवाइसेस हैं, माइक्रोफोन्स हैं, ऑक्सीजन के टैंक्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम GPS, जैसा कि मैंने अभी कहा, ये सारी चीज़ें जो है ये असिस्टिव टेक्नोलॉजी में आ सकती हैं। और इसको लेकर एक रिपोर्ट जारी की है WHO ने और यूनिसेफ ने मिलकर, जिसे ग्रेड के नाम से जानते हैं। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस। अभी ये रिपोर्ट्स जो मैं आपको क्यों पढ़ाता हूँ, क्योंकि ये जो रिपोर्ट्स हैं ये वर्ल्ड का, ये दुनिया का एक ओवरव्यू आपको देती हैं कि दुनिया में चीज़ें किस तरीके से चल रही हैं, कौन से फील्ड में किस तरीके से काम हो रहा है, किस तरीके से लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रोग्रेस हम एक ह्यूमन के लेवल पर कितनी कर रहे हैं, ठीक है। तो रिपोर्ट्स मैं आपको पढ़ाता हूँ। रिपोर्ट्स मेनली तो केवल यही आती है कि ये रिपोर्ट है और ये किसने जारी की है, इसमें रैंक क्या रही है, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी एक दो फाइंडिंग जो होती है वो आपके काम की रहती है, जिससे कि आपकी अवेयरनेस अच्छी हो सकती है, आप एक अच्छे ह्यूमन बन सकते हैं, जिससे कि एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं, उसको बताने की मैं आपको कोशिश करता हूँ। तो ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस जारी की गई है, ठीक है। ये ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस, ये एक नेटवर्क है, उसने जारी की है और ये इसका 6th एनुअल एडिशन है। हर साल ये जारी करते हैं, ये लगातार 6वीं साल है कि इन्होंने अपनी ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस जारी की है। और किसने जारी की है? ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस। ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस जो है ये यूरोपियन यूनियन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशल एजेंसी है, और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इस सब ने मिलकर इसे बनाया है। तो मानिए कि इनडायरेक्टली तो ये तीनों ही ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें इन्वॉल्व हैं, तो इसको आपको एकदम लाइटली नहीं लेना कि ये जो रिपोर्ट किसी भी नेटवर्क ने जारी कर दिया, नहीं, ये ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस जो है इसमें EU, FAO एंड WFP जो है वो सभी शामिल हैं। इसमें क्या पाया गया है कि अराउंड 193 पीपल्स जो हैं वो एक्यूटली फूड इनसिक्योर पाए गए 2021 में, ठीक है। और ये जो है इसमें इजाफा हुआ है पिछली साल के मुकाबले। जैसे पहले मान के चले कि 153 मिलियन लोग थे, लेकिन इसी साल जो है 40 मिलियन पीपल जो है इसमें एडअप हो गए हैं, ठीक। तो फूड इनसिक्योरिटी जो है वो कम नहीं हो रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। तो यूनाइटेड नेशन ने एक डेफिनेशन दी है एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी की। क्या है? जब कोई पर्सन जो है अनेबल होता है एडिक्यूट फूड कंज्यूम करने के लिए, जिससे कि वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जी सके, तो उसे कहते हैं एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी। कि अगर वो उतना खाना नहीं खाएगा ना तो उसकी लाइफ जो खतरे में हो जाएगी, इमीडिएट डेंजर में उसकी लाइफ आ जाएगी, तो उसे कहते हैं एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी। 3 मेन रीजन हैं इस फूड इनसिक्योरिटी के, जैसे कन्फ्लिक्ट आप देख रहे हैं अफगानिस्तान में, क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज को इनडायरेक्टली आप देख सकते हैं श्रीलंका में, और इकोनॉमिक क्राइसिस तो श्रीलंका में थे ही। तो इनडायरेक्टली 3 मेन ड्राइवर माने गए हैं, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी आप मानिए, कन्फ्लिक्ट, क्लाइमेट चेंज और इकोनॉमिक क्राइसिस फूड इनसिक्योरिटी के ऑल ओवर द ग्लोब। द स्टेट ऑफ इनइक्वलिटीज़ इन इंडिया रिपोर्ट रिलीज की गई है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर ने क्या है, एक रिपोर्ट जारी की है। क्या है उस रिपोर्ट का नाम? द स्टेट ऑफ इनइक्वलिटी इन इंडिया रिपोर्ट। अब इनइक्वलिटी की बात की जा रही है तो मेनली इसमें विमेन का रोल तो आएगा ही, लेकिन देखते हैं, ये प्रिपेयर की गई है इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के द्वारा। अब ये जो रिपोर्ट
प्रिपेयर तो की गई इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के द्वारा, लेकिन जारी किसने की है? इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। ये रिपोर्ट क्या है? एक होलिस्टिक एनालिसिस प्रोवाइड करती है जो भी इंडिया में इनइक्वलिटीज़ हैं उसका। अब असमानताओं के बारे में बात कर रही है रिपोर्ट, तो किस तरीके की असमानताएं हो सकती हैं? जैसे हेल्थ को, स्वास्थ्य को लेकर असमानताएं हो सकती हैं, एजुकेशन शिक्षा को लेकर हो सकती हैं, हाउस होल्ड करेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं उनको लेकर असमानताएं हो सकती हैं, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, लेबर मार्केट डायनामिक्स को लेकर। अब हेल्थ को लेकर हम पुअर और रिच के बारे में बात कर सकते हैं, ऐसे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को, लेकिन हाउस होल्ड, एजुकेशन, इस सब के बारे में हम वीमेन को भी साथ में लेंगे और मैन को भी साथ में लेंगे, तो इस तरीके से जेंडर भी इसमें शामिल हो जाएगा। तो इनइक्वलिटी या फिर असमानता कहते किसे हैं? तो अनइवन मतलब अच्छे तरीके से नहीं, इवन नहीं है, इक्वल नहीं है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज़ जो होता है उसे कहते हैं इनइक्वलिटीज़। जैसे कि विमेन को और मैन को इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ वर्क नहीं दिया जा रहा है, अगर कहीं पर अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही है तो उसे भी इनइक्वलिटी के में शामिल किया जाएगा। मतलब तो फेलियर हुआ है एक ट्रिकल डाउन अप्रोच का, ऐसा इसमें कहा गया है कि जो टॉप 1% इनकम है या फिर टॉप 1% इनकम के जो अर्नर हैं उनकी इनकम तो बढ़ गई है 15% लॉकडाउन में। ठीक है, ये डेटा जो है 2017-18 से 19-20 के बीच का है। तो मानिए कि 100 लोग पैसा कमा रहे हैं, तो टॉप 1% मतलब पहले 1% लोगों की इनकम तो बढ़ गई है 15%, लेकिन बॉटम 10% की जो इनकम है ना वो 1% घट चुकी है। तो गरीब तो और गरीब हो गए हैं और जो पहले अमीर थे वो और ज़्यादा अमीर हो गए। तो कंट्री की पॉपुलेशन है, जो टॉप 1% लोग हैं वो जो है टोटल इनकम का 6 to 7% इनकम जो है वो अर्न करते हैं, लेकिन टॉप 10% लोग हैं वो 1/3 इनकम को जो है अर्न कर जाते हैं। मैं बताता हूँ किस तरीके से। मानिए कि 100 लोग हैं और 100 लोग मिलकर 100 रुपये ही कमा सकते हैं, ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है कि जो पहला व्यक्ति है वो तो 6 से 7 रुपये कमा ले रहा है। ठीक है, पहले व्यक्ति ने 6 से 7 रुपये कमा लिए हैं, लेकिन अगर मैं वहीं बात करता हूँ कि टॉप 10 की, जो ऊपर से 10 लोग हैं वो कितने रुपए कमा रहे हैं, तो वो लगभग 34 रुपये कमा ले रहे हैं 10 लोग, और बाकी के 90 लोगों के लिए ये जो बचा है ये जो 66 रुपीज़ हैं ये जो 90 लोग हैं ये मिलकर कमाएंगे, और उसमें से भी जैसे ही मैं 10-20% और करूँगा तो ये और ज़्यादा कम होता जाएगा। तो इस तरीके की कंडीशन बन चुकी है। एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट को लेकर भी डेटा आया है इसमें। तो जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर की बात करते हैं, उनका रेशियो है 45% के अराउंड, और सैलरीड जो सैलरी को लेकर काम करते हैं वर्कर, उनका रेशियो है, उनका जो परसेंटेज है वो 33.5%, और कैजुअल वर्कर जो हैं वो सबसे कम है, 20% हैं कैजुअल वर्कर। इम्प्रूवमेंट हुआ है हेल्थ, एजुकेशन और हाउस होल्ड की कंडीशन को लेकर, ऐसा भी इस रिपोर्ट में दर्शाया गया है। मंकी पॉक्स, नाइजीरिया में सबसे पहली डेथ जो है मंकी पॉक्स से हुई है, और मंकी पॉक्स के बारे में जो जून का करंट अफेयर आएगा उसके बारे में बात करेंगे। मंकी पॉक्स के बारे में हर एक मंथ को लेकर चलता हूँ मैं इस वजह से। तो मंकी पॉक्स क्या है? ये एक जूनोटिक डिसीज़ है जो कि वायरस से होती है, और ये जो वायरस है ये बिलोंग करता है ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस से। इस जो वायरस है इसका जीनस है ऑर्थोपॉक्स मंकी पॉक्स का। अभी ऑर्थोपॉक्स वायरस जो है इसमें कौन कौन से वायरस आते हैं? जैसे वेरियोला वायरस जो होता है, जिससे स्मॉल पॉक्स होती है, वो आता है। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन जो है उसमें वैक्सीना वायरस को यूज़ किया जाता है, ठीक है, वो भी इसी में आता है। और काउ पॉक्स का वायरस जो है वो भी इसी कैटेगरी में आता है। तो स्मॉल पॉक्स जो है उसी तरीके की डिसीज़ है ये मंकी पॉक्स, और इसका वायरस जो है ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस का है, और ये एक जूनोटिक डिसीज़ है। जूनोटिक डिसीज़ कौन सी होती हैं? जो एनिमल से होती हैं, ठीक है, जो एनिमल के कॉन्टैक्ट में आने से जो डिसीज़ होती हैं उन्हें कहते हैं जूनोटिक डिसीजेस। इसको डिस्कवर किया गया था, इस वायरस की बात करते हैं, ठीक है, 1958 में, और ये पहले सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका में ही देखा गया है। अब एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इसका कैसे होता है? डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं अगर किसी एनिमल के ब्लड के, बॉडी फ्लूइड के, या फिर किसी भी म्यूकस लेशंस जो होते हैं उसके में, या फिर इन्फेक्टेड एनिमल के किसी भी कांटेक्ट में अगर आप आते हैं तो इस तरीके से ये आपको अफेक्ट कर सकता है। ये जो फोटोज़ हैं कुछ आप देख सकते हैं, इस तरीके का ये दिखता है। इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर दैट इज इसरो एक सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है अपना सॉलिड रॉकेट बूस्टर। सॉलिड रॉकेट बूस्टर उसका नाम क्या है? HS-200, और ये गगनयान प्रोग्राम के लिए लॉन्च किया गया है।
तो HS-200 क्या है, एक सॉलिड रॉकेट बूस्टर है, गगनयान प्रोग्राम में से शामिल किया जाएगा, इसरो ने इसे लॉन्च किया है। HS-200 जो है विश्व का सेकंड लार्जेस्ट ऑपरेशनल बूस्टर है जो कि सॉलिड प्रोपेलेंट को यूज करता है। ह्यूमन रेटेड वर्जन है S-200 रॉकेट सिस्टम जो है ना, S-200 का ह्यूमन रेटेड वर्जन कौन सा हो गया, HS-200, और इसी को यूज किया जाता है GSLV Mk3 में। अब ये जो GSLV Mk3 है ये 3 स्टेजेस जो है यूज करता है प्रोपल्सन की, एक तो सॉलिड, एक लिक्विड, और थर्ड स्टेज जो है वो आती है क्रायोजेनिक स्टेट। गगनयान के बारे में बात करें तो ये एक मिशन है जो कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो है वो अंडरटेक करेगा, इसे इसरो कंडक्ट कर रहा है। क्या उद्देश्य है कि इंडिजीनियसली कैपेबिलिटीज़ जो है हमारी खुद की क्षमताएं हैं उनका एक डेमोन्स्ट्रेशन हो जाए लो अर्थ ऑर्बिट में। लो अर्थ ऑर्बिट 2000 किलोमीटर से नीचे का कहेंगे हम स्पेस में, उसमें हम अपनी क्षमताओं को दिखाना चाहते हैं और ह्यूमंस को स्पेस में भेजना चाहते हैं, एक स्पेस फ्लाइट कंडक्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए गगनयान मिशन इंडिया कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए इंडिजीनियसली डेवलप जो भी कैपेबिलिटीज़ हैं हमारी उनको। अब तक जो है इस तरीके के मिशन जो हैं इससे पहले कौन कौन कर चुका है, तो वो US, रसिया और चाइना, केवल 3 कंट्री कर पाए हैं और जिसमें SpaceX भी शामिल है। अब चौथा कंट्री जो होगा वो इंडिया इसमें शामिल हो जाएगा, ठीक है। एज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम 2 अनमैन्ड मिशन होंगे। 2 मिशन तो ऐसे होंगे जिनमें कोई भी नहीं जाएगा, मतलब कोई इंसान नहीं जाएगा, लेकिन जो तीसरा मिशन होगा वो एक मैन मिशन होगा, उसमें इंसान जाएगा। एक मिशन था नासा का जिसका नाम था सोफिया, और सोफिया की फुल फॉर्म क्या थी, स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी किसे कहते हैं, खगोल विज्ञान, जो भी स्पेस में रिसर्च होती है उसको जो भी करने का साइंस है उसे कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। तो सोफिया मिशन था, उसको नासा अब शट डाउन करेगा, मतलब उसको बंद कर देगा। सोफिया क्या है, ये एक टेलीस्कोप थी जो कि यूज़ की गई थी, या फिर जिसने मून पर, चांद पर पानी खोजा था, दैट फाउंड वाटर ऑन द मून। ये क्या करती थी सोफिया, ये इंफ्रारेड कैटेगरी में जो भी लाइट होती है उसको देखती थी और बताती थी, ठीक है। लेकिन अब इसे क्यों बंद किया जा रहा है, क्योंकि हबल टेलीस्कोप भी इस क्षेत्र में काम कर चुकी है, और हबल से भी एक जोरदार टेलीस्कोप जो है जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है वो हम लॉन्च कर चुके हैं। इसी वजह से नासा लॉन्च कर चुका है, इसी वजह से सोफिया को बंद कर रहा है नासा। ये क्या करती थी, ये इंफ्रारेड टेलीस्कोप थी जो कि बोइंग एयरप्लेन में अब यूज की जाती है। जॉइंट कोलैबोरेशन था ये नासा का और जर्मन स्पेस एजेंसी का, लेकिन अब इसे बंद किया जा रहा है। इसका उद्देश्य था कि ये डेटा कलेक्ट करेगी कि किस तरीके से तारों का जन्म हुआ है, कोई भी स्टार बर्थ लेता है उसकी डेथ किस तरीके से होती है, सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ है। लेकिन अब इसको लेकर कौन काम कर रहा है, जेम्स वेब टेलीस्कोप। इसको डिज़ाइन किया गया था कॉस्मिक ऑब्जर्व, जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए इंफ्रारेड वेवलेंथ में। इंफ्रारेड वेवलेंथ क्या होती है, इंफ्रारेड वेवलेंथ वो होती है जो विजिबल रेंज से हायर होती है, जिसकी वेवलेंथ जो हम देख सकते हैं उस स्पेक्ट्रम से जो हाई वेवलेंथ होती है, जो बड़ी वेवलेंथ होती है, उसे कहते हैं इंफ्रारेड, मतलब रेड के पास की, नियर रेड, ठीक है। नियर रेड इसे कह देते हैं क्योंकि रेड जो है वो किसका हिस्सा होता है, वो विजिबल लाइट का हिस्सा होता है, इसी वजह से इसे इंफ्रारेड कह देते हैं। अब सोफिया ने डिस्कवर किया हीलियम हाइड्राइड को, कि वो हीलियम हाइड्राइड जो है वही सबसे पहला मॉलिक्यूल था जो कि यूनिवर्स में फॉर्म हुआ था। लेकिन अब काम कौन करेगा, जेम्स वेब टेलीस्कोप काम करेगी, इसी वजह से इसको बंद कर रहे हैं। सोफिया मिशन नासा ने कंडक्ट किया था। प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, जिसे कहते हैं PM वानी स्कीम, प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है। वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, इसे कहेंगे वानी। रेलटेल क्या है, ये एक मनी रत्न PSU है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, अंडरटेकिंग्स है, ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में काम करती है। तो रेलटेल ने क्या किया है, लॉन्च कर दिया है PM वानी को। वानी की फुल फॉर्म क्या है, वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। ये क्या करेगा, ये पब्लिक बेस्ड वाईफाई है, पब्लिक बेस्ड वाईफाई सर्विस है जो कि 100 रेलवे स्टेशन पर इंस्टॉल की जाएगी। इससे क्या होगा, इससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी, लोगों के बीच में इंटरनेट का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा, जिससे कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा। इसे एक्सेस किया जा सकता है मोबाइल ऐप से जिसका नाम है वाई.। इसे बनाया गया है रेलटेल के द्वारा और इसका साथ दिया है C.ने इसमें।
पीएम वाणी जो है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने इसे लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है कि ये वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी ऑल ओवर द कंट्री 100 रेलवे स्टेशन पर वाईफाई प्रोवाइड करके। ठीक, वाईफाई के बारे में जानना चाहेंगे तो वो ये है कि वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी है ये। एक वायरलेस का मतलब है इसमें वायर का यूज नहीं होता है, कोई भी तार इसमें नहीं लगा होता है, ये वायरलेस होती है। और ये एक नेटवर्क टेक्नोलॉजी है जो कि इंटरनेट प्रोवाइड करती है डिवाइसेस को, जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, स्मार्ट टीवी, फोन्स। इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी या फिर रेडियो वेव्स का यूज किया जाता है और इसका फ्रीक्वेंसी का जो बैंड रहता है वो रहता है 2.5 गीगाहर्ट्ज से लेकर 5 गीगाहर्ट्ज के बीच में। और रेडियो वेव्स जो हैं वो भी विजिबल लाइट की वेव्स से उनकी भी वेवलेंथ जो है बड़ी होती है। लेकिन यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं कि जिनकी वेवलेंथ जितनी ज़्यादा बड़ी होती है, फ्रीक्वेंसी जो है उसी वेव की उतनी ही कम होती है। पब्लिक वाईफाई भी होते हैं और कुछ सिक्योर्ड वाईफाई भी होते हैं, तो ये सब तो आप जानते हैं। पब्लिक वाईफाई को लेकर कुछ रिस्क रहते हैं। पब्लिक वाईफाई कौन कौन से होते हैं? जिनको यूज करने के लिए कोई पासवर्ड का यूज नहीं करना होता है। ये एयरपोर्ट, कॉफी शॉप, होटल जहाँ भी आपको मिलते हैं उस तरीके से रिस्क रहता है इनको कि इनसे कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन की चोरी कर सकते हैं हैकर्स जो हैं। मेलवेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है और मैलिशियस हॉटस्पॉट भी इससे डेवलप किए जा सकते हैं। परम पॉरुल क्या है? ये एक सुपर कंप्यूटर है जो कि नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन का फेज 2 है, उसके अंडर में डेवलप किया गया है। इसे NIT तिरुचिरापल्ली में डेवलप किया गया है परम पॉरुल को। ये एक सुपर कंप्यूटर है। सबसे पहला सुपर कंप्यूटर जो इंडिजीनियसली असेंबल किया गया था उसका नाम था परम शिवाय। मेजॉरिटी ऑफ द कंपोनेंट जो हैं परम पॉरुल के वो इंडिजीनियसली मतलब भारत में ही मैन्युफैक्चर किए गए हैं, असेंबल किए गए हैं। ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट वेस्ट लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी पर काम करता है, जिससे कि अच्छी ऑपरेशनल कॉस्ट पर काम कर पाता है। इसमें जो बिजली है वो ज़्यादा खर्च नहीं होती है। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन का उद्देश्य है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सुपर कंप्यूटर बनाएगा और अभी तक क्या है 15 सुपर कंप्यूटर ऐसे बनाए जा चुके हैं और उन्हें इंस्टॉल भी किया जा चुका है, जिनकी टोटल कैपेसिटी की बात करते हैं तो 24 पेटाफ्लॉप हो चुकी है। इस तरीके से एक सुपर कंप्यूटर आपको दिखता है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के बारे में बात करते हैं। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ की बात करते हैं तो ये जो है 2005 से दिया जा रहा है। ठीक है, इसका फॉर्मेशन हुआ था 2005 में। ये एक कॉम्प्लीमेंट करता है, एक कॉम्प्लीमेंट्री की तरह काम करता है मेन बुकर प्राइज़ के। मेन बुकर प्राइज़ को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है, इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। मेन बुकर प्राइज़ जो है केवल और केवल इंग्लिश के नॉवेल्स के लिए ही दिया जाता है। ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जो है उन नॉवेल्स के लिए भी दिया जाता है जो लिखे तो किसी और भाषा में गए थे। ठीक है, लेकिन उनको ट्रांसलेट कर दिया गया है इंग्लिश में और उनको पब्लिश किया गया है UK में, यूनाइटेड किंगडम में या फिर आयरलैंड में। मतलब ऐसे नोवेल, ऐसी बुक्स जो कि इंग्लिश में नहीं लिखी गई है लेकिन उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके UK या फिर आयरलैंड में पब्लिश कर दिया गया है, तो उसे देंगे इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। ऐसी नोवेल जो लिखी ओरिजिनली इंग्लिश में गई है उसे देंगे मेन बुकर प्राइज़। दोनों ही अवार्ड जो है एनुअली दिए जाते हैं। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ की बात करते हैं तो हिंदी की एक रिनाउंड ऑथर हैं गीतांजलि श्री। इंडिया की सबसे पहली वीमन कह लीजिए या सबसे पहली इंडियन कह लीजिए बन गई हैं, जिन्हें 2022 में ये प्राइज़ दिया गया है गीतांजलि श्री को। इनकी बुक है एक जिसका नाम है टॉम्ब ऑफ सैंड, जिसका मतलब है रेत समाधि। उसके लिए इन्हें ये प्राइज़ दिया गया है। सबसे पहली बुक है, फर्स्ट इंडियन लैंग्वेज की बुक है जिसे इस तरीके का ये जो अवार्ड है ये दिया गया है। इनकी फ़ोटो आप देख सकते हैं, ये हैं गीतांजलि श्री। इनकी बुक का नाम याद रखिए, टॉम्ब ऑफ सैंड या फिर रेत समाधि। ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज की गई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। इंडेक्स क्या करती है? ये असेस करती है 117 इकोनॉमीज़ को वाइनियरली, मतलब 2 साल में एक बार कहेंगे। ठीक है, की फैक्टर्स जो हैं वो क्या रहते हैं कि ये कोशिश करती है कि एनेबल किया जाए एक सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट ग्रोथ को ट्रैवल और टूरिज्म के क्षेत्र में। इंडिया की जो रैंक है वो है 117 जो कंट्री हैं उनमें से 54। ठीक है, काफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं और बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं, बीच बीच की रैंक आप बोल सकते हैं इंडिया की इसमें रही है।
टॉप जिसने किया है वो है जापान। सेकंड पोजीशन जिसमें रही है वो रही है यूके की नहीं, यूएस की, यूनाइटेड स्टेट्स दैट अमेरिका की। थर्ड स्पेन, फोर्थ फ्रांस और फिफ्थ जो जर्मनी। तो जापान, यूएस, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी जो इसमें टॉप किया है। इंडिया की रैंक 54 है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है, आप याद रखिए। और ये एक इंफोग्राफिक है जो मैंने इंटरनेट से लिया है, काफ़ी हेल्प करेगा आपको। जैसे जम्मू कश्मीर जो है वो क्यों न्यूज़ में रहा है, क्योंकि एक नवग्रह अष्टमंगलम पूजा जो है वो हुई है जम्मू कश्मीर के मार्तंड सन टेम्पल में। राजस्थान की बात करेंगे तो उसने सरपास कर दिया है, मतलब 10 गीगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को, सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को सरपास कर दिया है। ऐसा करने वाला सबसे पहला स्टेट राजस्थान बना है। रामगढ़ बिस्दारी वाइल्ड सेंचुरी को टाइगर रिजर्व बनाया गया है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो भोपाल और इंदौर जो हैं इंडिया के जो सबसे पहला मिशन है स्मार्ट सिटीज़ का, उसमें शामिल हो गए हैं। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इनोग्रेट किया है पब्लिक एमिनिटीज़ कन्हेरी केम में, ठीक है। महाराष्ट्र ने ओवरटुक कर दिया उत्तर प्रदेश को शुगर प्रोड्यूसर के तौर पर। इस तरीके की चीज़ें आप याद रखिए। इंडिया की सबसे पहली वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज जो है पम्बन ब्रिज, वो भी जो है रेडी हो जाएगा दिसंबर एंड तक। और वो कहाँ बन रहा है, तमिलनाडु में। पम्बन ब्रिज कहाँ बन रहा है, तमिलनाडु में बन रहा है पम्बन ब्रिज। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ को भी कनेरी घाट नेशनल पार्क जो है छत्तीसगढ़ में, कांगर घाटी नेशनल पार्क जो है उसे आप याद रखिए छत्तीसगढ़ में। लद्दाख की बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कंफर्म किया है कि सेकंड ब्रिज जो है पेंगोंग सो लेक पर वो बनेगा लद्दाख में। बिहार में खोला गया है इंडिया का सबसे पहला ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट। एक ऐसा एथेनॉल प्लांट, एथेनॉल बनेगा किससे, ग्रेन से, मतलब दानों से, जैसे गेहूं हो गया, कुछ भी उससे बनेगा, ग्रेन से एथेनॉल बनेगा। लेकिन ये ग्रीन फील्ड का मतलब क्या होता है, मतलब ये जो लैंड थी ये पहले से खाली थी, अब इस पर क्या है एक प्लांट लगाया जाएगा जिसमें एथेनॉल का प्रोडक्शन होगा। और ये इंडिया का सबसे पहला प्लांट है जो बिहार में बन रहा है इस तरीके का ग्रीन फील्ड। नेची फू टनल जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की बात करते हैं तो यहाँ क्लियरेंस मिल गई है कि गैस वेस्ट पावर प्लांट यहाँ पर लगाया जा सकता है। नॉर्डिक कंट्रीज़ के बारे में बात कर चुके हैं हम कि नॉर्डिक कंट्रीज़ में क्या हुआ है, सेकंड एडिशन इंडिया नॉर्डिक समिट कोपेनहेगन में हुई है। स्वीडन ने अप्लाई किया है नाटो को ज्वाइन करने के लिए। ये क्या ग्लोबल न्यूज़ हैं जिन्हें मैं आपको बता दे रहा हूँ। कोट डी आइवोरी में क्या UNCCD का COP15 हुआ है। जर्मनी ने UN के कोर्ट में एक केस किया हुआ था इटली के खिलाफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड को लेकर, तो उसने उसे विदड्रॉ कर लिया है। जमैका जो है उसकी विज़िट की हमारे पहले पूर्व प्रेसिडेंट जो थे रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने, तो वो पहले इंडियन प्रेसिडेंट थे जिन्होंने जमैका को विज़िट किया है। इजराइल ने भी क्या है कि एविक्शन के लिए काम कर रहा है फ़लस्तीनियन जो भी हैं वेस्ट बैंक एरियाज़ में। ब्राज़ील की बात करें तो पंतनाल जो लेक है उसके बारे में हमने बात की है। मोज़म्बिक की इंडिया और मोज़म्बिक ने एग्री किया है कि वो एक स्टेप अप करेंगे काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स को आगे करने के लिए। नाइजीरिया में सबसे पहली डेथ हुई है मंकी पॉक्स से रिलेटेड। इंडिया और जॉर्डन ने साइन किया है कि करंट ईयर में और लॉन्ग टर्म MOU जो है वो अश्योर करेंगे फर्टिलाइज़र सप्लाई के लिए। इंडिया में फर्टिलाइज़र की सप्लाई को लेकर जॉर्डन से ये एग्रीमेंट साइन किया गया है, लेकिन फर्टिलाइज़र के लिए इंडिया भी काम कर रहा है। जैसे इंडिया ने विश्व में सबसे पहले लिक्विड नैनो यूरिया का प्लांट सेटअप किया है गुजरात में। फिनलैंड ने क्या है कि लीडर है नाटो के फेवर में जाने के लिए, इस तरीके की बातें हैं। चाइना के हंगजाओ में जो एशियन गेम होने थे 2022 में, अब वो नहीं होंगे, वो 2023 के लिए पोस्टपोन हो गए हैं। रीयूनियन आइलैंड में इंडिया और फ्रांस की नेवी ने रिसेंटली क्या है जॉइंट पेट्रोल एक्सरसाइज जो है कंडक्ट की है और ये इसका सेकंड एडिशन। बोंग मार्कोस जूनियर जो हैं फिलीपींस के नए राष्ट्रपति बनने वाले हैं, ये भी एक न्यूज़ आप याद रख सकते हैं। तो ये ग्लोबल न्यूज़ मैंने आपको कवर करा दिया और ये नेशनल जो भी न्यूज़ थी, जो भी प्लेसेस थे न्यूज़ में रहे, वो मैंने आपको कवर कराए हैं। तो ये था ओवरऑल वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें और आप मेरे लिए केवल इतना कर सकते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ग्रुप्स में कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ कीजिए, जो भी फेलो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ कीजिए, कि अगर आप इसे ज़्यादा शेयर करेंगे तो मुझे थोड़ा सा एक रिकॉग्निशन मिलेगा और मेरे अंदर एक मोटिवेशन आएगा कि मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए सारी जो भी वीडियोस हैं उनको प्रोवाइड कर दूँ एग्जाम से पहले। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।